हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 48 रहेगा। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च किया जा चुका है और क्लासेस आपकी 1 मई से शुरू हो जाएंगी। 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके बदले में आपको 3 दिन डेमो क्लासेस मिलेंगी। तो उस डेमो क्लासेस के आधार पे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको यहाँ पर कोर्स लेना है या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसके माध्यम से आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। इसके माध्यम से भी आप और भी ज्यादा जानकारी हमारे इस संस्थान के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई यूपीएससी बैच के बारे में। अगर कोई आपके साथी बंधु एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। उनके लिए भी एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसकी क्लासेस 1 मई से शुरू होंगी। इस कोर्स की वैलिडिटी 10 महीने की रहेगी, जिसमें आपको टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने की फीस 100 रुपए है, जिसके बदले में आपको 3 दिन डेमो क्लासेस मिलेंगी और उसके आधार पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्लासेस लेनी है या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है, आप चाहे तो मेल आईडी के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और grandmaster360.com ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से भी आप सर्च करेंगे तो आपको अपने इस ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में बहुत सी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलो जी, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए थे। तो आपको एक कालानुक्रम में सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा? तो सबसे पहले हमें पता है कि मेगास्थनीज आया था, है ना। मेगास्थनीज कब की बात है? तो ये सेल्यूकस ने भेजा था। यूनानी शासक था सेल्यूकस। तो उसने किसके दरबार में भेजा था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक अपना दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और फिर कहा जाता है कि ये मेगास्थनीज बहुत लंबे समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर रहा। यानी कि उस समय राजधानी कौन सी हुआ करती थी मौर्य वंश की? तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में काफी लंबा समय बिताया था मेगास्थनीज ने और फिर एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इस इंडिका नामक पुस्तक में उसने तत्कालीन भारत के बारे में बताया है कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार का वहां पर एक सामाजिक ढांचा बना हुआ था। साथ ही साथ उसने दक्षिण भारत में एक राज्य का वर्णन किया है, जिसे हम पांड्य राज्य बोलते हैं, है ना, पांड्य राज्य। तो पांड्य राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि वहां पर महिलाएं राज किया करती थी। तो यानी कि जब मौर्य वंश सत्ता में था, उसी समय पैरेलल में दक्षिण भारत में पांड्य राज्य चल रहा था। ये बात साबित करती है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। लेकिन फिर काफी समय बाद हम एक टाइम पढ़ते ना, संगम काल। उस संगम काल में यानी कि संगम युग, तो संगम युग में चेर चोल पांड्य राजाओं के बारे में बात करते हैं हम। ये वही चेर चोल पांड्य वाला एक पांड्य राज्य है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पांड्य राज्य जो था वो मौर्य वंश के समकालीन था अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। तो सबसे पहले कौन सा आया था? मेगास्थनीज आया। फिर जब मेगास्थनीज के बाद में हम देखते हैं तो किसका नाम आता है? तो नाम आता है फाहियान का। और ये फाहियान कब आया था?
तो ये एक चीनी यात्री था जो गुप्त वंश के समय में आया था। गुप्त वंश के एक राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने उपाधि धारण कर ली थी विक्रमादित्य की, और वो बाद में क्या कहलाए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाए थे। तो दोनों में अंतर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग हैं और चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं। तो जो मेगास्थनीज था वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और फाहियान ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दूसरा पॉइंट भी ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं हवेन स्वांग के बारे में, तो ये हवेन स्वांग तीसरे नंबर पे आया था। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं हवेन स्वांग किस राजा के समय में आया था, तो नाम आता है हर्षवर्धन का। ये हर्षवर्धन कौन से वंश का था? तो ये पुष्यभूति वंश का था। पुष्यभूति, इस वंश का नाम वर्धन वंश भी पड़ा। इस वंश के दो नाम है, चाहे पुष्यभूति वंश लिखा आए चाहे वर्धन वंश लिखा आए, बात एक ही है, क्योंकि इस वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने। इसी वजह से इसका नाम पड़ा पुष्यभूति वंश। बाद में वर्धन सरनेम से इसमें कई शक्तिशाली राजा हुए थे, इसी वजह से इसे वर्धन वंश का नाम भी दिया गया। जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे, उसी टाइम पीरियड के दौरान हवेन स्वांग जो एक चीनी यात्री था वो भारत में आया। हवेन स्वांग को चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, चीनी यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो हवेन स्वांग का नाम आता है। तो भारत में जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो लिटरेचर थे उनकी कलेक्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। फिर जब बात करते हैं इसके बाद में कौन आया था, तो नाम आता है आपका इत सिंह। इत सिंह आया था, लगभग बात है ये 7वीं शताब्दी के आसपास में। ये भी एक चीनी यात्री था। तो अब आपको सुमिलित करना है कि कौन सा ठीक रहेगा। पहले आया मेगास्थनीज यानी कि थर्ड पॉइंट, उसके बाद में आएगा आपका मेगास्थनीज के बाद में आया फाहियान 3142 जिन्होंने लिखा होगा ना 3142, सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। पंकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन के द्वारा लिया जाने वाला ये एक जुर्माना था, एक शुल्क था। तो किस लिए लिया जाता था ये? तो आपने अगर टिक किया होगा बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फैला देता था तो उसके बदले में मौर्य प्रशासन में क्या होता था कि शुल्क लिया जाता था, जुर्माना लगेगा अगर आपने कीचड़ फैला दिया सड़क पे। तो फिर उसका नाम क्या था? उसका नाम था पंकोदक सनिरोधे। काफी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इससे क्या था, जाहिर सी बात है बेफालतू का जुर्माना कौन देना चाहेगा, इसीलिए कोई सड़क पे कीचड़ क्यों फैलाएगा, अगर फैला दिया तो जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी ये मौर्य प्रशासन की। जब हम बात करते हैं इस मौर्य वंश के बारे में, इस मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मार दिया था, आचार्य चाणक्य। तो फिर यहां पर क्या कर दिया, इस मौर्य वंश की नींव रख दी थी। फिर बाद में इस चंद्रगुप्त मौर्य के एक बेटा हुआ था बिंदुसार, जो बाद में गद्दी पर बैठा। और फिर बिंदुसार के एक बेटा हुआ था अशोक, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम सम्राट अशोक बोल देते हैं। और ये सम्राट अशोक इस मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इस मौर्य वंश के अंतिम राजा के बारे में, तो नाम आता है बृहद्रथ मौर्य का। बृहद्रथ मौर्य जो थे ना, वो भी क्या है, बुद्धिज्म के अनुयायी थे। उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, लड़ाई दंगा करना छोड़ दिया था, अहिंसा के पुजारी बन गए थे। और फिर आपको पता है उनके यहाँ पर एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ मौर्य को मार दिया।
और यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे हम शुंग वंश का नाम दे देते हैं। शुंग वंश एक ब्राह्मणवादी वंश था, ठीक है। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो पहले कौन सा था? नंदवंश। नंदवंश के अंतिम राजा को किसने मार दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर इस मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य को किसने मार दिया? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मौर्य प्रशासन के समय में सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जुर्माना लिया जाता था, जिसे कहते थे पंकोदक शनिरोधे, ठीक है ना। चलिए जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने का प्रयास करेंगे। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया था कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा, जल्दी से बताएंगे। महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास क्यों रखा था? कारण बताएंगे आप चारों में से एक। गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रही, क्या ये कारण था क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये कारण तो नहीं था। तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत की भिन्नता थी, यानी कि दोनों के विचार मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उपवास रखा था मरणोपरांत, है ना। यानी कि मरणोपरांत तो नहीं, मरण पर्यंत यानी कि मरने तक उपवास, ठीक है। तो ये भी तो कारण नहीं था। तो क्या फिर ये तीसरा कारण था क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। आप कहेंगे जी हाँ, ये कारण था। तो जिन्होंने तीसरा ऑप्शन टिक किया होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं इस रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में, ये उस समय क्या था? तो ये उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ये। इस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय पेश किया था। 1932 इसके तहत इसने क्या कर दिया? इसने अंग्रेजों की जो नीति चली आ रही थी ना, बांटो और राज करो, है ना, इस बांटो और राज करो का ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यानी कि फूट डालो और राज करो। तो उसका एक एग्जाम्पल था ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा करना। फिर जब इन्होंने ये घोषणा कर दी तो इसके तहत क्या कर दिया गया? इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, ठीक है, कुछ सीटें सुरक्षित कर दी। और इसके अनुसार क्या होना था? इनके अनुसार एक अलग निर्वाचन मंडल का एक क्या है गठन होना था, और अलग निर्वाचन मंडल के माध्यम से इस अल्पसंख्यक समुदाय के जो सदस्य थे वो चुने जाने थे। तो फिर क्या है, इन्होंने ये तो चलो काम किया कि अल्पसंख्यक वर्ग को एक नया निर्वाचन मंडल प्रदान कर दिया। जैसे हम बात करते हैं मुसलमान, सिख और ईसाई, ये तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, लेकिन इसके साथ में इन्होंने क्या कर दिया? हिंदू समुदाय को ही बांट दिया। जैसे हम बात करते हैं दलित वर्ग की, तो दलित वर्ग को भी इन्होंने क्या कर दिया? इनको कहा कि ये भी अल्पसंख्यक हैं और इनको भी क्या है, अब हिंदुओं से अलग माना जाएगा और इनके लिए भी एक नए निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी जाएगी, नया निर्वाचन मंडल। और फिर आपको पता है उस समय महात्मा गांधी जी जेल में थे, यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल कहां पर है? पुणे में। तो यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अनशन पर बैठा रहूंगा जब तक मुझे मृत्यु ना आ जाए। फिर कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय, और इनके साथ में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के प्रयासों से बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी से यरवदा जेल में मिलने गए थे, और फिर क्या हुआ था? समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसे पूना समझौता कहा जाता है, ठीक है। बाबा साहेब, जिन्हें हम भीमराव अंबेडकर कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस में महात्मा गांधी के बीच में ये समझौता हुआ था, इसी बात को लेकर, इसी कम्युनल अवार्ड को लेकर। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये बात है 24 सितंबर 1932 की।
इसके माध्यम से क्या किया गया, यानी कि पुना पैक्ट जो था उसमें मूल रूप से क्या हमें देखने को मिला, तो पुना समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाना था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति कर दी गई, की समाप्ति। तो फिर इसमें और क्या देखने को मिला, तो इसमें प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें थी, यानी कि जो सुरक्षित सीटें थी, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और कितनी बढ़ाई गई, जैसे बात करते हैं प्रांतीय विधानमंडलों में इनकी सीटों की संख्या पहले 71 थी, 71 से फिर कितनी कर दी, 148 कर दी। और जब बात करते हैं हम केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई, 18% वृद्धि। ठीक है, तो ये तो रहा प्रांतीय विधानमंडल 71 से 148। ठीक है, और जब बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल की, तो उसमें सीटों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई थी, 18%। तो ये जो है हमें पुना पैक्ट के तहत देखने को मिला। चलिए जी, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, ये पुना पैक्ट जिसे कहते हैं या फिर पुना समझौता कहते हैं, 24 सितंबर 1932। ये जो क्वेश्चन था आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। उन चारों में से आपको पॉइंट सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा ठीक रहेगा। सफलता के कारण क्या थे, क्या उस समय भारत में केंद्रीय सत्ता की कमी थी क्या? आप कहेंगे जी हाँ, पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि नंद वंश का समय चल रहा था और नंद वंश का कौन सा राजा गद्दी पर बैठा हुआ था, घनानंद। कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा धनानंद। तो घनानंद तो आपको पता है ये एक भोगविलासी व्यक्ति था, है ना। इसको कोई मतलब नहीं था कि अपने इस राज्य में क्या हो रहा है। इसी वजह से तो आचार्य चाणक्य जो थे वो इनसे मिलने गए थे। आचार्य चाणक्य ने इनको समझाया कि विदेशी आक्रमण होने वाला है और अपनी जो शक्ति है उसे अपने हाथ में ले लो, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण कर लो। लेकिन घनानंद ने क्या कर दिया, धक्के देकर बाहर निकाल दिया आचार्य चाणक्य को। और आचार्य चाणक्य ने उसी समय कहा था कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारे इस वंश का नाश ना कर दूं। इसीलिए तो आचार्य चाणक्य ने फिर क्या कर दिया था, तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से घनानंद का नाश किया था और फिर क्या है, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये तो चलो थोड़ी अलग कहानी हुई, आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जब घनानंद सत्ता में था उस समय क्या था, इसके हाथ में इतनी पावर नहीं थी और जो राज्य था वो बंटा हुआ था थोड़े थोड़े क्षेत्रों में। तो आप पहला पॉइंट ठीक कहेंगे कि हाँ, सिकंदर की सफलता का एक कारण ये भी था। दूसरा कारण, उसे देशद्रोही भारतीय राजा का सहयोग मिला। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कैसे ठीक लिखी हुई है, कौन से देशद्रोही भारतीय राजा ने उसे सहयोग किया था, तो नाम आता है आम्बिक का। तो आम्बिक ने क्या किया था, सिकंदर का सहयोग किया। सिकंदर से बिना लड़ाई लड़े ही उसने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए। हथियार तो डाले ही डाले, साथ में क्या कर दिया, उसे मदद भी की थी घोड़ों की। उसके सैनिकों के लिए भी क्या है, बहुत सी उन्होंने रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करवाई। ठीक है, और सेना के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए भी क्या है, हथियार पहुंचाए। तो ये आम्बिक इस प्रकार का एक भारतीय गद्दार था जिसने एक विदेशी आक्रांता का साथ दिया। फिर तीसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, सिकंदर वास्तव में एक अच्छा प्रशासक था। ठीक है, इसी वजह से तो वो अपने सेना अभियान को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गया था। फिर जैसे हम बात करते हैं इस लास्ट पॉइंट की, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिकंदर का
सिकंदर को अखमनी साम्राज्य के शासकों ने साथ दिया था। तो क्या ये पॉइंट ठीक है? आप कहेंगे जी नहीं, फोर्थ पॉइंट जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है सिकंदर की और अखमनी साम्राज्य के शासकों की लड़ाई हुई थी। सिकंदर वर्सेस अखमनी साम्राज्य। अखमनी साम्राज्य के बारे में तो आपको पता ही है। अखमनी साम्राज्य यानी कि वर्तमान का जो आपका ईरान एरिया पड़ता है ना, उसी ईरानी धरती पर अखमनी साम्राज्य का उद्भव हुआ था साइरस द्वितीय के द्वारा। और फिर उसमें एक नाम आता है, जो राजा यहाँ पर भारत में आया और भारत में सत्ता उसने हासिल कर ली। जैसे काबुल की बात करते हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया ना, वो हखमनी साम्राज्य के संरक्षण में ही था। लेकिन जब सिकंदर आया तो फिर हखमनी साम्राज्य के राजा दारा तृतीय के साथ उसने लड़ाई लड़ी। दारा तृतीय, सिकंदर वर्सेस दारा तृतीय की लड़ाई हुई और फिर इसमें क्या कर दिया, सिकंदर ने जीत हासिल कर ली। और ये दो लड़ाइयां लगभग हुई थी, तो आप कहेंगे एक तो लड़ाई हुई थी 333 ईसा पूर्व में और एक हुई थी 331 ईसा पूर्व में। गोलबेला की लड़ाई बोलते हैं 331 में जो हुई थी, और इसमें निर्णय हो गया था कि सिकंदर जीत गया। तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये तो 331 ईसा पूर्व की बात है, करते करते 5-6 साल उसको लग गए थे। फिर 326 ईसा पूर्व में वो लड़ने फिर आया, किसके साथ? तो सिकंदर वर्सेस राजा पोरस के साथ लड़ाई हुई। हालांकि इसमें राजा पोरस की हार हो गई थी। ये लड़ाई कौन सी नदी के किनारे हुई थी? ये झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई। और इस झेलम नदी को उस समय क्या बोला जाता था? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। यानी कि वितस्ता नदी का युद्ध या फिर झेलम नदी का युद्ध कहा जाए तो किसका नाम आएगा? सिकंदर वर्सेस राजा पोरस। इसी झेलम नदी के युद्ध को, इसी वितस्ता नदी के युद्ध को यूनानी दार्शनिकों ने क्या नाम दिया है? इसे हाइडेस्पीच का युद्ध नाम दिया है। हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है ना। तो 326 ईसा पूर्व में ये लड़ाई हुई। फिर करते करते थोड़ा और जब ये समय आया तो इसने व्यास नदी को पार करना चाहा। तो व्यास नदी, जिसे विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, उस विपाशा नदी को ये पार नहीं कर पाया और फिर वापस लौट गया। वापस लौटते समय क्या हुआ था? 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई। अभी कोई बात नहीं, कभी आपको दोबारा से करवाएंगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आपको मैप के माध्यम से समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कौन से पॉइंट ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ठीक है, चौथा पॉइंट ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब आप चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में पाल कालीन कांस्य मूर्तिकला की एक उन्नत शैली विकसित हुई। कांस्य मूर्तिकला के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। किसकी निर्णायक देन थी बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन, धीमन और विठपाल। धीमन और विठपाल ने कांस्य मूर्तिकला की एक उन्नत शैली विकसित की थी बिहार में पाल शासन के दौरान। तो जैसे कि आपको पता है, हम लगभग गुप्तोत्तर काल में बात कर रहे होते हैं पुष्यभूति वंश की या फिर वर्धन वंश की। तो वर्धन वंश में एक महानतम शासक हुए थे जिनका नाम लिया जाता है हर्षवर्धन। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के पश्चात जो बंगाल का एरिया था, जिसमें उस समय का बिहार भी आता था, यानी कि वर्तमान की दृष्टि से देखें तो बिहार भी उसी का हिस्सा था बंगाल का। तो उस बंगाल के हिस्से में क्या है, अफरा तफरी मच गई थी, अव्यवस्था फैल गई थी। और उसी के पश्चात क्या है, कोई ठोस राजनीतिक शक्ति का उद्भव नहीं हो सका। तो फिर क्या है, ऐसी परिस्थिति में वहां की जनता ने एक व्यक्ति को अपना राजा चुना और नाम था उस व्यक्ति का गोपाल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और पाल ये इसके संस्थापक थे। तो कब की बात है? जब ये स्थापना की थी, तो बात है ये लगभग 750 ईस्वी के आसपास की, ठीक है। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। और लगभग ये वंश कब से कब तक हमें देखने को मिला? तो 750 से लेकर 1161 तक पाल वंश सत्ता में रहा।
इसी पाल वंश के दौरान भीमन और विठपल नाम के दो व्यक्ति हुए। इन्होंने पाल कालीन कांस्य मूर्तिकला का क्या किया था, विकास किया। इस पाल वंश के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए थे इसमें, जैसे एक का नाम आता है धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में तो आपको पता ही है, ये वो महानतम राजा थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हमें कहां से मिलते हैं, तो जब आप जाएंगे ना बिहार, बिहार में एक जगह पड़ती है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड की बाउंड्री के साथ लगता है, हाँ, भागलपुर। तो वर्तमान की दृष्टि से ये जो अवशेष मिलते हैं भागलपुर में मिलते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़े ही समय पहले मैं वहां पर गया था झारखंड में, तब इसी भागलपुर से निकले थे हम। तो चलो जी, अब जैसे बात करते हैं धर्मपाल के बाद में यहाँ गद्दी पर कौन बैठा, तो एक इसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा था जिसका नाम बताया जाता है कि देवपाल था। फिर देवपाल के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, विग्रहपाल। विग्रहपाल जिसने अपने पुत्र नारायण पाल के पक्ष में सिंहासन छोड़कर क्या कर दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया। विग्रहपाल सन्यासी बन गए थे और अपने पुत्र नारायण पाल को शासन देकर चले गए। ये पॉइंट हुआ आपका। फिर एक नाम इसमें और आता है कि चलो यहां पर नाम बता देते हैं, महीपाल। महीपाल प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया, और यही वो महीपाल प्रथम है जिसे पाल वंश का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, या फिर कभी कभार आपको पढ़ने को मिलेगा पाल वंश का दूसरा संस्थापक, यानी कि एक अच्छे ढंग से दोबारा स्थापना की थी पाल वंश की। क्योंकि बीच में तो क्या था, विग्रहपाल सन्यासी बन चुके थे, शासन अपने बेटे को देकर चले गए। इसे यानी कि महीपाल प्रथम को दूसरा संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि इसके समय में एक शक्तिशाली राजा राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। और वहां हालांकि लड़ाई तो बहुत अच्छे से लड़ी थी, लेकिन फिर भी क्या है, महीपाल प्रथम हार गए थे और चोल राजवंश के राजेंद्र चोल जीत गए थे। फिर बाद में जैसे ही महीपाल प्रथम की मृत्यु हुई, उसके बाद में फिर से पाल वंश की जो अवनति है वो देखने को मिली, यानी कि पाल वंश का जो है डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें नाम आता है पाल वंश का। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए था, ये मूल रूप से कन्नौज को प्राप्त करना उद्देश्य था। और कन्नौज कहां पड़ता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो तीन पक्ष थे जो चाहते थे कि कन्नौज को हम प्राप्त करेंगे। पहला पक्ष था पाल वंश, यानी कि पाल वंश के राजा इसमें लड़े थे। और दूसरी तरफ से नाम आता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा भी कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे। और तीसरा जो वंश था वो आता है राष्ट्रकूट वंश। तो इन तीन वंश के राजाओं के बीच में लड़ाई हुई कन्नौज को पाने को लेकर, और इस लड़ाई को नाम दिया गया त्रिपक्षीय, यानी कि तीन पक्षीय। तीन पक्ष इसमें क्या है, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे ताकि वो इसे प्राप्त कर सके। तो ये पॉइंट आपका हो गया पाल वंश से संबंधित। और पाल वंश के समय में कांस्य मूर्तिकला की उन्नत शैली जो विकसित हुई, उसके पीछे हिमन और विठपाल का नाम लिया जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन सा ठीक रहेगा। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहां पर है, आप इसके बारे में बता दीजिएगा कौन सा इसमें ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना अजंता, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, वैसे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो उसमें क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है जीवन का, मुख्य लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। तो निर्वाण अगर मान के चलो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो वो मोह माया से दूर हो जाएगा और वो अपने आप को क्या है, उस मतलब एकांतवास में वो रहने लगे। ये होता है निर्वाण प्राप्त करना। लेकिन
एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब मैं दूसरे लोगों को भी क्या है इस रास्ते पर लेकर आऊंगा, उसे कहते हैं बोधिसत्व। तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने ऐसा ही तो किया था। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार को बिल्कुल त्याग नहीं दिया, बल्कि वो ज्ञान देने के लिए आए थे, है ना। और उन्होंने बाकी समाज के लोगों को भी प्रेरित किया कि वो निर्वाण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े। तो ये होता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व पद्म पाणी का भी चित्र बना हुआ है, ये पद्म पाणी भी बोधिसत्व हुए। और आधुनिक भारत में अगर देखा जाए तो बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो भी तो बोधिसत्व कहलाए जाते हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब क्यों कहते हैं उनको? उनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया लिया था, उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली बड़ी बेहतरीन तरीके से, और इनको क्या है मतलब बड़े बड़े पदों पर ये क्या हो गए थे, आसीन हो गए। बड़ी विश्व की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वहां से पढ़े, रोजगार का अच्छा इनको साधन मिल गया, और हमारे भारत के लॉ मिनिस्टर भी बने, और संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि अगर ये चाहते तो अपना टाइम पीरियड अच्छे से गुजार सकते थे, यानी कि अगर ये अपने जीवन के बारे में सोचते तो। लेकिन इन्होंने अपना जीवन सर्वोपरि नहीं रखा, इन्होंने अपना समाज सर्वोपरि रखा। यानी कि इन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पास इतना सब कुछ आ चुका है तो समाज के पास भी सब कुछ आना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, जो पिछड़े समुदाय के लोग थे इनके लिए इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए। जैसे संविधान की बात करते हैं तो आज देखो सभी समान रूप से इसका क्या है एक फल पा रहे हैं, ठीक है, सभी को फायदा हो रहा है। तो इसीलिए इनको आधि मतलब क्या है आधुनिक भारत का बोधिसत्व कहा जाता है, कि इन्होंने प्राप्ति के बाद भी समाज को उसकी क्या है प्राप्ति करवानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब जैसे बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की जो गुफाएं हैं ये कहां पर है, तो आप कहेंगे तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के कौन से जिले में है, तो औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला। और वहां पर एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है अजंता। तो अजंता गांव में ही है ये, इसी वजह से इसे बोला जाता है अजंता की गुफाएं। तो ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर दीवार पर पेंटिंग की हुई है, दीवारी पेंटिंग के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। इन गुफाओं में लगे चित्र आज भी बौद्ध कला का बेहतरीन प्रदर्शन माने जाते हैं। और कहा जाता है कि ये गुफाएं ग्रेनाइट चट्टानों से खोखली की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। जब हम बात कर रहे होते हैं अजंता की गुफाओं की खोज के बारे में, तो इसकी खोज कब हुई थी, तो आप कहेंगे बात है ये 1819 की। ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के एक सैन्य अधिकारी थे जॉन स्मिथ। कहा जाता है कि जॉन स्मिथ एक बार शिकार खेलने गए और वहां पर इन्होंने क्या है अजंता की ये जो गुफाएं देखी, और इसका आप कह सकते हैं कि खोज निकाला है इन गुफाओं को। शिकार करते समय गलती से घोड़े की नाल के आकार की चट्टान पर ठोकर लगी थी उस व्यक्ति की, यानी कि जॉन स्मिथ की। बाद में उसे क्या है गुफाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी, और फिर तो आपको पता है ये सूचना पूरे विश्व में फैल गई। अलग अलग इतिहासकार इस पर बातें कहते हैं, अलग अलग पुरातत्वविदों ने यहाँ पर क्या है रिसर्च जारी कर दी, और फिर क्या है इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। यूनेस्को का मतलब तो आपको पता ही होता है ना, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। तो यही वो संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र विशेष को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। तो इसी प्रकार यूनेस्को ने इसको भी क्या है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। तो ये पॉइंट आप करके लेकर आएंगे। चलो जी, उसके लिए क्या है आपको एक सूचना दे देते हैं, बाकी जो बातें हैं वो हम कल करेंगे। यूपीएससी का बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस आपकी 1 मई से शुरू हो जाएंगी। 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। और इसके लिए आप
व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेल आईडी जो दी गई है उसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, वेबसाइट के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी, जिसके बदले में आपको 3 दिन की क्लास फ्री मिलेंगी, 3 दिन, ठीक है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।